हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माई ट्यूटोरियल्स। सो हम आज का टॉपिक जो हमारा है ईपीमर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि स्टीरियोआइसोमर्स जो कि क्वेश्चन जिस पे आता है पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स कैसे काउंट किए जा सकते हैं, वो आप अगर जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में आप उसको चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड चीज हमने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में जो देखी थी वो ये थी कि एनेंशियोमर्स जो होते हैं उसको कैसे पता करें कि डी और एल में कैसे डिफरेंसेस आते हैं, और काइरल कार्बन्स को कैसे काउंट किया जाता है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में देख ली थी। और अगर आपको याद होगा तो हमने बात की थी कि एनेंशियोमर्स जो होते हैं ये भी सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले ही मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक सेकंड, यहाँ विजिबल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो यहाँ पर डिफरेंट होती है। ये बात हम करते हैं किसके लिए? एनेंशियोमर्स के लिए करते हैं। वही अगर स्टीरियोआइसोमर्स की बात करें तो इनका सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, डिफरेंट स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में डिस्कस कर ली थी। आज का जो वीडियो सेगमेंट है हम इसमें ईपीमर्स को देखने वाले हैं। ईपीमर्स की डेफिनेशन सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होती है। कि ऐसे मोनोसेकेराइड्स, मैं उसको ऐसे लिख रही हूँ मोनोसेक, जो कि डिफर करते हैं each other in the configuration at only one chiral carbon atom are called epimers। इनको हम क्या कहते हैं? epimers कहते हैं। समझ में आ रही बात? ये ईपीमर्स की डेफिनेशन यहाँ पर हो गई। तो ऐसे जगह मतलब पूरा तरह से सेम रहेगी, बस एक ऐसी जगह जो कि कायरल कार्बन वाली जो प्लेस होगी वहां पर अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है, सिर्फ एक ही कायरल कार्बन वाली प्लेस पर अगर डिफर कर रहा है तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? हम ईपीमर्स कहते हैं। सो डी ग्लूकोज और डी मैनोस, अगर मैं बात करती हूँ डी ग्लूकोज और डी मैनोस की, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ईपीमर्स हैं। और कौन से कायरल कार्बन पे ईपीमर्स होंगे? क्योंकि कोई एक कायरल कार्बन पे ईपीमर होते हैं तो इसके लिए आपको याद रखना है ये C2 नंबर का जो कार्बन होता है वहां पर ईपीमर होते हैं। फाइन, एक और एग्जांपल लेते हैं। डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोस, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? ईपीमर्स है। अब फिर क्वेश्चन उठता है, अगर ये ईपीमर्स है तो कौन से कायरल कार्बन एटम पे ये ईपीमर होते हैं? तो इसके लिए आपको याद रखना है ये C4 कार्बन नंबर पर ईपीमर होते हैं। तो ईपीमर की डेफिनेशन इस तरह से आपको याद रखनी है। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट को बिल्कुल अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको पहले जरूर से चेक करें, क्योंकि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। कायरल कार्बन्स क्या होते हैं वो आपको वहां पर जानने को मिला। एनेंशियोमर्स का मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बताया था कि डी और एल को कैसे पता करते हैं। लास्ट सेकंड कार्बन का यूज करके हम ये देखते हैं कि OH और H कहां पर रखे हुए हैं, उसके बेसिस पर डी और एल का नाम वहां पर आता है, वो मैंने बताया था आपको। और स्टीरियोआइसोमर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं तो ये जो फॉर्मूला होता है 2 to the power n वो यूज करते हैं, जहां पर n नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स को शो करता है। ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो सेगमेंट को मिस नहीं करेंगे। तो ये ईपीमर्स की बात हो जाती है यहाँ पर। तो सिर्फ इतना टेक्स्ट के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, अब हम इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। ग्लूकोज का डायग्राम आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो डी ग्लूकोज तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में दोनों में से ज्यादा प्रोमिनेंटली कौन सा ग्लूकोज हमें देखने को मिलता है? तो वो डी ग्लूकोज होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। C1, C2, C3, C4, C5 और C6 ये नाम हो गए। इसका भी C1, C2, C3, C4, C5, C6। ये एल ग्लूकोज यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर हमने जो ड्रॉ किया है वो डी मैनोज है, कि उसका स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा नया है आपके लिए। डी ग्लूकोज तो आपको याद रहता है, ये सभी स्टूडेंट्स को कैसे बनाते हैं इसको याद रहता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इतना जो पोर्शन है दोनों में, डी ग्लूकोज में और डी मैनोज में, ये तो एग्जैक्टली दोनों में सेम है। साथ ही साथ ये वाला जो एरिया है ये भी एग्जैक्टली दोनों में सेम है। तो डिफरेंस कहां पर आ रहा है? दोनों की C2 वाली पोजीशंस पे आ रहा है। यहाँ पर C2 से H और OH यहाँ पर लग रहा है, और इधर भी OH और H ही लग रहा है, लेकिन एक तरफ OH जो है वो राइट साइड में आ जाता है और एक तरफ OH जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है। जब इस तरह की चीज हो जाए, यानी कि ऐसे मोनोसेक्राइड्स जो कि डिफर करते हैं एक दूसरे से इन दी कॉन्फ़िगरेशन में, सिर्फ कहां पर? एक कायरल कार्बन एटम पे, कोई सा भी एक कायरल कार्बन एटम, जो कि यहाँ पर कौन है? C2 है।
C2 पे डिफर करते हैं उनको हम कहते हैं ईपीमर। तो जैसे कि डी ग्लूकोज डी मैनोज में हमने यहाँ पर डायग्राम्स देख लिया है, ये कहाँ पर डिफर कर रहे हैं, C2 के ऊपर डिफर कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर नोट भी किया था। उसी तरह से एक गैलेक्टोज का डायग्राम भी यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, पहला वाला तो CHO होगा, उसको याद रखते हैं हम, OH H, यहां पर अब इस तरफ आ जाएगा OH H, फिर से इधर OH H, यहां पर H OH और यहां पर CH2 OH, और ये हमारा हो जाता है डी गैलेक्टोज। फाइन। अब इसको देखो डी गैलेक्टोज को, CHO वाली चीज तो एग्जैक्टली डी ग्लूकोज से सेम हो जाती है, यहाँ पर ये दोनों में सेम है। उसके बाद C2 वाली पोजीशन पे यहाँ पर OH आता है, यहाँ H आता है, ये बात भी एग्जैक्टली सेम आ रही है दोनों के अंदर, ये भी सेम हो गया। फिर उसके बाद C3 पर देखें तो यहाँ पर H आ रहा है, यहाँ पर OH आ रहा है, तो यहाँ भी HOH आ रहा है, ये भी चीज एग्जैक्टली सेम हो गई। C4 की बात करें तो इस C4 में इधर OH आ रहा है और इधर H आ रहा है, यानी कि OH यहाँ पर राइट साइड में, लेकिन इस C4 की हम बात करें तो यहाँ पर OH हमारा लेफ्ट साइड में आ जाता है और H हमारा आ जाता है राइट साइड के ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आया, कहाँ पर आया, C4 पे, दोनों में थोड़ा थोड़ा C4 पर आ रहा है। उसके बाद इस तरफ वापस आए C5 पे तो वापस OH यहाँ पर सेम हो जाता है, ये हो गया। और लास्ट पे CH2OH बनना था, वो फिर से सेम बन रहा है, यानी कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज भी एक दूसरे के ईपीमर्स हैं, लेकिन कौन सी पोजीशन पे ईपीमर्स है, C4 नंबर के कायरल कार्बन पर वो एक दूसरे के ईपीमर्स है। तो यहाँ पर आपको तीनों का डायग्राम देकर मैंने इसको और अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ईपीमर्स क्या होते हैं। अब अगर आपको प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स के बारे में और याद होगा तो एक, जब मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा रही थी तो आइसोमेरिज्म पढ़ते वक्त हमने वहां पर देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें आइसोमेरिज्म का जो फ्लो चार्ट बनता है वो इस तरह से बनता है कि ये 3 तरह का बेसिकली कहा जाता है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, ऑप्टिकल। जिसमें से स्ट्रक्चरल जो था वो बहुत थोड़ा इजी था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजों को। उसके बाद जब स्टीरियो हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था इनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं लेकिन इनके ओरिएंटेशन डिफरेंट होते हैं ऑफ एटम्स इन स्पेस। लेकिन स्टीरियो के अंदर ही मैंने कहा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, इनएंशियोमर और डायस्टीरियोमर, जिसमें से इनएंशियोमर मिरर इमेज को कहते हैं। तो ये मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में। तो क्वेश्चन उठता है कि ये डायस्टीरियोमर फिर क्या होते हैं। तो डायस्टीरियोमर में बस इतना याद रखना, ये भी स्टीरियोमर्स होते हैं लेकिन इनके अंदर मिरर इमेज जो होता है वो यहाँ पर नहीं बनता है। तो टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, एक थी स्टीरियो आइसोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इनएंशियोमर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो कि आपने पढ़ लिया है, एक होता है डायस्टीरियोमर, ये भी आपने यहाँ पर पढ़ लिया है, और एक ईपीमर होता है जो कि अभी फिलहाल जो अभी हमने स्टार्ट किया था उसी से करा था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। और लास्ट मैंने बताया था एक ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रो रोटेटरी आते हैं और लीवो रोटेटरी आते हैं, लेकिन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी का जो डी और एल होता है वो इस इनएंशियोमर वाले डी एंड एल से डिफरेंट होता है। ये डी एल और जो एल होते हैं वो अलग होते हैं और यहाँ के डी और एल जो होते हैं वो आपस में अलग होते हैं, ये दोनों डी एल अलग होते हैं, ये याद रखना है आपको यहाँ पर। फाइन। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो कितने मोनोसेक्राइड्स है, क्या सभी मोनोसेक्राइड साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्या, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स में कि ये एक्वस सॉल्यूशन में ही बन सकते हैं। एक्वस इन्वायरमेंट अगर आप इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स बन ही नहीं सकते। तो एक्वस सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बॉडीज के अंदर एक्वस इन्वायरमेंट पाया जाता है, इसीलिए आसानी से जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होते हैं, या आप उनको कह सकते हो लीनियर स्ट्रक्चर जो होते हैं मोनोसेक्राइड्स के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में, हमारी बॉडीज में ही हो जाता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये बात जरूर से याद रखनी है। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि एक लीनियर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O H C OH H, फिर उसके बाद जाएगा COH H, फिर लास्ट में एक और आएगा COH H, फिर आएगा CH2OH। ये हो रहा है हमारा लीनियर स्ट्रक्चर, एक मोनोसेक्राइड का लीनियर स्ट्रक्चर आपने यहाँ ड्रॉ करा। इसी को अब आप क्या कर दोगे, इसी को आप साइक्लिक में कन्वर्ट कर दोगे। साइक्लिक में साइक्लिक स्ट्रक्चर का डायग्राम कैसे होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए O आ जाएगा, मैं इसको ड्रॉ करती हूँ पहले थोड़ा सा अच्छे से, इस टाइप से थोड़ा सा शेप आपको प्रॉपर लेना रहेगा। पहले मैं शेप से इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे इजी हो जाता है, एक बार शेप याद हो जाता है तो फिर हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करना तो याद ही रहता है, HOH HOH, उसके बाद यहाँ पर एक और HOH, फिर यहाँ पर एक और तरफ आ जाएगा, लेकिन इस तरफ आ जाएगा CH2OH और इस तरफ आ जाएगा H।
ये होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एक्वस इन्वायरमेंट में, एक्वस सोल्यूशन में ही बन सकता है। एक्वस इन्वायरमेंट उसको कहते हैं जिसमें हमारा सॉल्वेंट H2O होगा, और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है कुछ छोटा मोटा। तो ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सॉल्वेंट है वो कुछ और हो जाएगा, गैस हो जाएगी। अगर सॉल्वेंट अगर आपकी गैस हो गई यहाँ पर, तो फिर वो एक्वस इन्वायरमेंट नहीं कहलाता है। अच्छा, तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर होती है कि आपको लीनियर स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के लिए क्या लगता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज एक्वस सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, एक्वस इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, जो कि ह्यूमन बॉडीज में या हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो वहां पर लीनियर स्ट्रक्चर जो होते हैं मोनोसेक्राइड्स के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट होता है कि कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन से ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और कौन से ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि नहीं बना सकते हैं। तो हमें पता है मोनोसेक्राइड्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होती है अल्डोज शुगर और दूसरा होता है हमारी कीटोज शुगर। अल्डोज शुगर में 4 कार्बन शुगर्स जितने भी होते हैं, 4 कार्बन शुगर्स, और 4 कार्बन शुगर से भी ज्यादा वाले जो 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन शुगर से इस तरह से आगे वाली जो शुगर्स हैं, उन सभी की हम बात करें। यानी 4 कार्बन से आप अगर स्टार्ट करो और आगे इसके फर्दर दूसरी शुगर्स को देखो, आगे इससे ज्यादा नंबर की शुगर्स को देखो, तो वो सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर को वहां पर बना सकते हैं। वहीं कीटोज शुगर में बात करें तो वहां पर 5 कार्बन शुगर से लेकर आगे के जितने भी मोर नंबर ऑफ कार्बन शुगर्स जो रहती है, वो भी आगे जाकर साइक्लिक स्ट्रक्चर को वहां पर फॉर्म कर सकती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं वो आखिर बनते ही क्यों, क्या रीजन है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी पाई जाती है, ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे, एनर्जेटिकली स्टेबल होते हैं, इसीलिए बॉडी में वो लीनियर से कहाँ कन्वर्ट होते हैं, साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है ऐसी क्या चीज हो जाती है जिससे कि ये लीनियर स्ट्रक्चर साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कुछ एंजाइम यहाँ पर वर्क करते हैं, या फिर यहाँ पर कोई रिएक्शन होती है। तो हाँ, यहाँ पर एक रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है, इसमें एक OH ग्रुप, इसमें एक OH ग्रुप अपने ही एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ लड़ाई कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। जब वो रिएक्ट करते हैं आपस में, तो कुछ इंटरनल बॉन्ड्स के वहां पर फॉर्मेशन होते हैं, और इसी वजह से वो आपस में जुड़कर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप था और एक OH ग्रुप था। लेकिन मैंने बात की कि कई बार कीटोज शुगर भी यहाँ पर फॉर्मेशन करती। यहाँ तो मैंने आपके सामने सिर्फ एल्डिहाइडिक का डायग्राम बनाया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई कीटोन का डायग्राम भी बनाती, कीटोज शुगर का डायग्राम भी बनाती, तो वहां पर कोई कीटोन ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड O से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो और OH के बीच में रिएक्शन होती है, और तब भी वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता। तो यहाँ पर हमने अल्डोज का एग्जाम्पल लिया, लेकिन कीटोज के अंदर OH कीटोन ग्रुप की और OH की लड़ाई होगी, और अल्डोज शुगर में एल्डिहाइडिक ग्रुप की और OH की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने यहाँ नोट कर दिया कि फॉर्म ड्यू टू इंटरनल रीअरेंजमेंट बिटवीन अल्कोहलिक ग्रुप, और अगर अल्डोज शुगर होगी तो वहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप और OH ग्रुप के बीच में रिएक्शन होती है, और अगर कीटोज शुगर होती है तो वहीं उसी जो अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप होता है उसका रिएक्शन कीटोन ग्रुप के साथ हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक चीज आती है कि जहां पर अल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप का, वहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है उसको कहते हैं हेमी एसिटल। यहाँ पर एक हेमी एसिटल बनता है, हेमी एसिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर अल्कोहलिक ग्रुप और कीटोन ग्रुप का रिएक्शन होता है आपस में, तो वहां पर हेमी कीटल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हेमी कीटल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखना है आपको। हेमी एसिटल एल्डिहाइडिक और OH के बीच में जब रिएक्शन होती है तब बनता है, और OH और कीटोन के बीच में जब रिएक्शन होती है तो वहां पर हेमी कीटल बनता है। इसका रिएक्शन भी मैं बना देती हूँ, R2OH प्लस RC डबल बॉन्ड OH, और ये दोनों मिलकर जब रिएक्ट करते हैं, ये OH ग्रुप और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये दोनों मिलकर जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर बनता है RCOHHOR2। इस टाइप से एक चीज बनती है यहाँ पर। तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल बॉन्ड। और यहाँ पर ये जो कार्बन हमारा बीच में पाया जाता है, हम इसको नाम देते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, उसी तरह से हेमी कीटल का रिएक्शन भी बना लेते हैं यहाँ पर, R1OH प्लस R2, ये R1 था यहाँ पर, ये R1 था, ठीक है, R2-C डबल बॉन्ड O R3। और फिर जब ये रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद ये बनाते हैं R2COH R3OR1।
ये सी यहाँ पर अगेन आ जाता है। इस टाइप से यहाँ पर हेमी कीटल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर हेमी एसिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है जिसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है ग्लूकोज का एट C1 आप देखोगे तो वो रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ। एल्डिहाइडिक ग्रुप C1 के ऊपर पाया जाता है, वो रिएक्ट करता है OH के साथ, अल्कोहल ग्रुप के साथ एट C5 जो कि C5 वाला कार्बन होता है। यानी C1 और C5 के बीच में यहाँ पर रिएक्शन होती है। इस जगह पर C1 और C5 के बीच में रिएक्शन हो जाती है और जब C1 C5 में रिएक्शन होती है तो एक जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वहां पर बनता है वो हमारा डी ग्लूकोज पाइरेनोज बनता है। समझ में आ रही बात? दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? तो डी ग्लूकोज पाइरेनोज एक तरह का 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से यहाँ पे फ्रक्टोज और डी फ्रक्टोपाइरेनोज बन जाता है। यहाँ पर आपने देखा डी ग्लूकोपाइरेनोज में 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर वाला रिंग है और अगर आप यहाँ पर देखोगे डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज में तो ये 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर रिंग है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं एनोमर्स के बारे में, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर मैंने एनोमेरिक कार्बन का वर्ड जो बताया था उसको समझा देते हैं हम यहाँ पर पहले कि ये एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन को हम पहले समझते हैं। तो एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं कि ये जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखने को मिलता है कि आपके पास जो साइक्लिक मोनोसेकेराइड बना है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास साइक्लिक मोनोसेकेराइड बना है, इस साइक्लिक मोनोसेकेराइड में या फिर आप कोई ग्लाइकोसाइड देखोगे तो आप उसमें ये देखते हो कि कॉन्फ़िगरेशन जो होता है C1 कार्बन का दोनों का डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहाँ का C1 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो आप, जैसे ये C1 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो डिफर कर जाएगा आगे जाकर। तो जब वो डिफर करता है सिर्फ C1 कार्बन पे ही तो उसको हम एनोमेरिक सेंटर कहते हैं। शायद अभी अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अभी भी समझ में नहीं आया होगा आई थिंक, फिर से समझते हैं एनोमेरिक कार्बन किसको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ, जो कि अभी बायोकेमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ रहे हो, उसके अंदर एनोमेरिक कार्बन रिफर करता है कार्बोनिल कार्बन को। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एक कार्बोनिल कार्बन। और एक ऐसा कार्बोनिल कार्बन जो कि ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक न्यू कायरल सेंटर में। इस कार्बोनिल कार्बन को आप कभी भी किसी कायरल सेंटर के अंदर चेंज कर सकते हो। अभी ये C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में होगा, लेकिन इसी C डबल बॉन्ड को आप बाद में 4 डिफरेंट A B C D ऐसे 4 डिफरेंट चीजें लग जाए ऐसी चीज में चेंज कर सकते हो। मैंने शुरू में बताया था C डबल बॉन्ड O जहां आ जाता है वो चीज कभी कायरल नहीं हो सकती, जब हम कायरल कार्बन काउंट करना सीख रहे थे। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि कार्बोनिल कार्बन, ऐसा कार्बोनिल कार्बन जो कि आगे जाकर कायरल सेंटर में चेंज किया जा सकता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? हम उसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो ये एनोमेरिक कार्बन का डेफिनेशन हो जाता है और ये तभी हो सकती है चीज, C डबल बॉन्ड O कायरल सेंटर में तभी बदल सकता है जब वहां पर हेमी एसिटल साइक्लाइजेशन हो। यहाँ पर हेमी एसिटल साइक्लाइजेशन होना बहुत जरूरी है, तभी C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल कार्बन किसी कायरल सेंटर के अंदर चेंज हो सकता है। सो दीज आर एनोमर्स करस्पॉन्डिंग वन ऑफ दी अदर। ये एनोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो हेमी एसिटल कार्बन जो होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ हेमी एसिटल बॉन्ड बताया, तो यहाँ पर ये जो हेमी एसिटल कार्बन है जिसको मैंने यहाँ सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, ये आगे जाके कायरल सेंटर में चेंज हो सकता है अपॉन एन एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है, वो सारी चीज आ जाती है। उसी तरह से हेमी कीटल के अंदर भी यहाँ पर ये जो कार्बन था वो एनोमेरिक कार्बन को यहाँ पर शो कर रहा था। तो इसी के आगे कंसेप्ट को हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें ये आ जाता है पढ़ने के लिए कि एनोमर्स क्या होते हैं। तो एनोमर्स उनको कहा जाता है, स्टूडेंट्स ध्यान देना इसके ऊपर, जो कि आइसोमेरिक मोनोसेकेराइड्स होते हैं। आइसोमेरिक मोनोसेकेराइड्स होते हैं जो कि डिफर करते हैं ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन। इनका सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है और वो कॉन्फ़िगरेशन कहां पर डिफरेंट होता है? एट एनोमेरिक कार्बन। अगर सिर्फ दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं, इन दोनों के अंदर सब चीजें सेम है सिवाय इन दोनों के एनोमेरिक कार्बन के। एनोमेरिक कार्बन इसका फॉर एग्जांपल स्टार है तो इसका एनोमेरिक कार्बन रेक्टेंगल है। दोनों के एनोमेरिक कार्बन अगर डिफरेंट है तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? हम उसको एनोमर्स का नाम देते हैं। और एनोमर्स को जब भी आप डेजिग्नेट करते हो तो एक वाला एनोमेरिक कार्बन जो होगा, एक वाला जो कंपाउंड होगा या स्ट्रक्चर होगा आपके पास, उसको आप कहते हो अल्फा और दूसरे का नाम आप रखते हो बीटा। तो हम आखिरी में ये कहते हैं कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या है? एनोमर्स हैं। जब भी उन दोनों में एनोमेरिक जो कार्बन होते हैं वो क्या करते हैं? डिफर करते हैं उस केस के अंदर। समझ में आ रही बात? तो द आइसोमेरिक मोनोसैकेराइड्स दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द एनोमेरिक कार्बन
इज कॉल्ड एनोमर्स, उसको एनोमर्स कहते हैं। एनोमर्स आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फा एंड बीटा। अल्फा एनोमर्स में हम क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसमें हम क्या देखते हैं, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ऑफ एनोमेरिक कार्बन, कार्बन इज बिलो द रिंग प्लेन, इज बिलो द रिंग प्लेन, ये रिंग प्लेन के नीचे पाया जाता है। वहीं अगर मैं बीटा एनोमर की बात करूं तो हम यहां पर इस केस में देखते हैं इट इज अबव द रिंग प्लेन, इट इज अबव द रिंग प्लेन, ये रिंग प्लेन के ऊपर पाया जाता है। तो अब मैं अभी डायग्राम में बताऊंगी कि ये रिंग प्लेन कहाँ है और इसके ऊपर नीचे से हम कैसे बात कर रहे हैं और कैसे हम अल्फा बीटा समझ रहे हैं। ये आगे आपके पास डायग्राम। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अल्फा वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें हमारा OH जो हो रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, और ये बीटा वाले स्ट्रक्चर में हमारा OH यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इपीमर्स और एनोमर्स के कंसेप्ट को क्लियरली समझ लिया, और आइसोमेरिज्म में हमने थोड़ी बहुत इसकी डिस्कशन की थी, लेकिन अभी हमने और उसको डिटेल में समझा है। एक चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में और बताई थी, जिसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, इधर ही बता देते हैं क्योंकि हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा प्रॉपर रहेगा। म्यूटा रोटेशन, तो म्यूटा रोटेशन को मैं थोड़ा सा और यहाँ पर रिवाइज करवा रही हूँ। मैंने म्यूटा रोटेशन आपको क्या बताया था कि चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन विथ टाइम। अगर शुगर सॉल्यूशन है, उसको समय के साथ साथ हम बात करें, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो अगर ये शुगर सॉल्यूशन का चेंज हो रहा है इन ऑप्टिकल रोटेशन, इसका ऑप्टिकल रोटेशन अगर चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। और ये क्यों होता है? ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स विथ इंटरमीडिएट लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। ये क्यों होता है कि अगर अल्फा एनोमर्स और बीटा एनोमर्स जो हो गए वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने लगते हैं, उस चीज होने की वजह से यहाँ पर म्यूटा रोटेशन हो जाता है, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ शुगर हो जाता है विथ इंटरमीडिएट लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, और इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर भी बनता है। इसको मैं यहाँ पर एक रिएक्शन से शो कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। अभी इसका म्यूटा रोटेशन +112 डिग्री है मान लो, और फिर ये थोड़ा सा एक बीच में एक स्टेट आती है जिसमें ये थोड़ा इक्विलिब्रियम में आता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है, किसका बीच वाली स्टेज होती है, उसमें ये आता है +52.7 डिग्रीज के अंदर। उसके बाद ये ही आगे जाकर बदल जाता है बीटा डी ग्लूकोज के अंदर। बीटा डी ग्लूकोज का जो डिग्री एंगल या म्यूटा रोटेशन एंगल होता है वो +18.7 डिग्रीज होता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर किस तरह से डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इससे हमें ये समझ में आता है। और यहाँ पर ये जो केस होता है इसमें हम ये देखते हैं कि 36% तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अल्फा के केस में 36%, और बीटा के केस में बात करें तो हमें यहाँ पर 63% देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करें जब ये ओपन चेन में आता है, इस जगह पर जब आता है तो यहाँ पर 1% ओपन चेन में आता है, 1% ओपन चेन में आता है। थोड़ा हौश पौश हो गया, बट मुझे यहाँ पर आज ही यहाँ पर इस जगह पर बताना था क्योंकि न्यू पेज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहेंगे, इसका कंसेप्ट था मेरा थोड़ा। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना, अल्फा और बीटा ग्लूकोज में, इन अल्फा बीटा एनोमर्स जो होते हैं इस ग्लूकोज के अंदर, उसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो ज्यादा स्टेबल हमारा बीटा डी ग्लूकोज होता है। ज्यादा डोमिनेंट कौन रहता है? तो वो भी बीटा डी ग्लूकोज रहता है। स्टेबल भी बीटा डी ग्लूकोज है, डोमिनेंट भी यही है, प्री डोमिनेट करता है ये। और अगर हम बात करें अल्फा डी ग्लूकोज की और बीटा डी ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज की, तो दोनों के बायोकेमिकल कैरेक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं, यानी दोनों की आदतें भी डिफरेंट होती है आपस में। एक छोटा सा कंसेप्ट और लास्टली ले लेते हैं, शुगर अल्कोहल्स क्या होता है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, जितनी भी शुगर्स होती है उस पे एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है। जैसे अभी हम जहां पर भी ग्लूकोज को मैं ड्रॉ करवा रही थी, डायग्राम यूज कर ही लेते हमारा। जैसे मैं जहां पर भी आपको फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ड्रॉ करवा रही थी, तो यहाँ पर ऊपर एक अल्डिहाइड ग्रुप हम हमेशा बनाते हैं। तो अगर इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को, ध्यान देना बात पे, अगर इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को हम हटाकर उस जगह पर भी हम OH लगा दें, और OH हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। OH ग्रुप हाइड्रोक्सी भी कहलाता है, अल्कोहलिक ग्रुप भी कहलाता है। तो अगर आप किसी भी ग्लूकोज में से या किसी भी शुगर में से एल्डिहाइडिक ग्रुप को हटा के उसकी जगह पर OH रख देंगे लाकर, तो वो चीज कहलाएगी शुगर अल्कोहल्स। अब वहां पर एल्डिहाइड नहीं बाकी रह जाएगा, वहां सिर्फ OH बाकी रह जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अगर आप ग्लूकोज के एल्डिहाइडिक ग्रुप को यानी कि CHO ग्रुप को रिमूव कर दें, माइनस कर दें, और इसकी जगह पर OH को प्लस ऐड कर दें, तो अगर आप ऐसा केस करते हो तो ग्लूकोज अब ग्लूकोज शुगर नहीं कहलाएगी, बल्कि वो एक शुगर अल्कोहल बन जाएगा, और उस शुगर अल्कोहल का नाम होता है सॉर्बिटॉल।
समझ में आ रही बात? तो ग्लूकोज के अंदर से अगर आप OH ग्रुप को एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिमूव करके उसकी जगह पर OH को लाकर रख दोगे तो वो सॉर्बिटॉल बना लेगा। उसी तरह से अगर आप मैनोस शुगर पे से CHO को हटा दोगे, उसको माइनस कर दोगे और इसकी जगह पर एक OH ग्रुप को ऐड कर दोगे, उसको रख दोगे लाकर, तो अब जो चीज हमारे पास बनेगी हम उसको कहेंगे मैनिटॉल। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, राइबोस शुगर के अंदर से भी अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए और OH ग्रुप को उसकी जगह पर लाया जाए, रख दिया जाए, तो उस केस में हम जो नाम देते हैं उसको कहते हैं रिबिटॉल। रिबिटॉल समझ में आ रहा होगा। और एक ये है कि एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ अल्डोस शुगर का अगर हटा दोगे, यानी कि आप एल्डिहाइडिक ग्रुप को हटाया और अल्डोस शुगर में से हटाया तो वो अल्डोनिक एसिड बना लेता है, जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड के केस में आप देख सकते हैं। उसी तरह से यूरोइक एसिड में ऑक्सीडेशन होता है ऑफ टर्मिनल CH2OH ग्रुप टू कार्बोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म यूरोइक एसिड, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोरोनिक एसिड। तो इसी तरह से अभी जो मैंने आपको टेबल जैसे डायग्राम बताया वो क्या थे, वो शुगर एसिड्स थे। अभी जैसे शुगर अल्कोहल्स आपने पढ़े होते हैं शुगर एसिड्स, तो शुगर एसिड्स के केस में क्या होता है, वही एल्डिहाइडिक ग्रुप को अब आप रिप्लेस कर देते हो, इसकी रिप्लेस कर देते हो किसके साथ, यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप किससे रिप्लेस हो रहा था, वो OH ग्रुप से रिप्लेस हो रहा था, इसलिए वो शुगर अल्कोहल बना दे रहा था। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप जो रिप्लेस होता है वो किससे रिप्लेस होता है, यहाँ पर वो COO माइनस ग्रुप से रिप्लेस होता है। तो अगर वो COO माइनस से रिप्लेस होगा तो वो शुगर एसिड्स बना लेगा, जिसके एग्जाम्पल अभी मैंने आपको अल्डोनिक एसिड और यूरोइक एसिड बताए। फिर अब यहाँ पर आ जाता है अल्फा डी ग्लूकोसामीन। अब ये ऐसे मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिसमें जो अमीनो ग्रुप होता है, जो एसिटल अमीनो ग्रुप होता है एट द C2 पोजीशन, वो वहां पर आ जाता है, वहां पर देखने को मिलता है C2 पोजीशन पे आपको, तो उसको हम कहते हैं वो अमीनो शुगर है, जिसमें ग्लूकोसामीन और दूसरा आता है N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो आपने यहाँ पर शुगर अल्कोहल देखे, शुगर एसिड देखे, अब हमारे पास आता है अमीनो शुगर्स। अमीनो शुगर्स में क्या होता है, जो भी हमारा शुगर का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें C2 पोजीशन को हटाकर, C2 पोजीशन पे कोई OH ग्रुप को हटाकर उस OH ग्रुप की जगह पर अगर आप अमीनो ग्रुप को रख दोगे या फिर एसिटाइल यूनिट को रख दोगे तो उसको हम नाम देते हैं अमीनो शुगर्स का, जिसका अभी मैंने आपको डायग्राम बता दिया। तो अमीनो शुगर्स और एसिटाइल यूनिट आ जाते हैं रिप्लेसमेंट में इस जगह पर, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब एक चीज और यहाँ पर होती है कि कभी कभी क्या होता है, C2 पोजीशन के ऊपर तो अमीनो ग्रुप आता ही है, OH को रिप्लेस करके अमीनो ग्रुप आया है, ये भी याद रखना। और या फिर एसिटाइल यूनिट कोई सी आ सकती है, वो भी हो ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ C3 पे भी रिप्लेसमेंट होता है, C2 पर भी हो जाता है और C3 पर भी हो जाता है। और C3 पर जो रिप्लेसमेंट होता है वहां पर आ जाता है, मान लो एक लैक्टिक एसिड, OH हटा, यहाँ पर भी OH हटेगा, लेकिन अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, रिप्लेस होकर यहाँ पर आ जाएगा लैक्टिक एसिड आ जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि C2 पर अमीनो ग्रुप आ जाए, C3 पे लैक्टिक एसिड आ जाए, तो उस केस में हम उसको नाम देते हैं कि वो N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बना रहा है, N एसिटाइल। अच्छा, यहाँ पर ये एसिटाइल यूनिट है, अमीनो ग्रुप नहीं है यहाँ पर, हाँ एसिटाइल यूनिट। C2 पे एसिटाइल यूनिट रखा हुआ, इनमें से कुछ एक आएगा, तो C2 पे एसिटाइल यूनिट है और C3 पे अगर लैक्टिक एसिड है, तो उस केस में जो चीज बनती है N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बनती है, म्यूरामिक एसिड। इस पे CSIR में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं। N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो होता है उसमें हम ये देखते हैं कि लैक्टिक एसिड यहाँ पर आ जाता है और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वहां पर ये चीज हमें देखने को मिल जाती है वहां पर। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, आप यहाँ पर से देख सकते हो। उसी तरह से ये एक और चीज है आपके सामने, N एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है। आज हमने ईपीमर्स, एनोमर्स के बारे में डिटेल में बात की, शुगर अल्कोहल, शुगर एसिड्स, फिर अमीनो शुगर्स क्या होते हैं, और फिर एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये जो कंसेप्ट था वो हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर ओवर होता है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।